नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर और उसके अंदर जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फीचर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके ऊपर माजी में सवालात आते रहे हैं। एज यू कैन सी 2014 में, 2018 में, 2020 में, इसी तरह एक सवाल 2021 और 2022 में भी आया। सो इट्स अ रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आंसर करेंगे इस लेक्चर में, एंड देन वी विल आल्सो कवर दिस in a subsequent lecture. So the question is, the 1936 Constitution of the USSR is characterized by democratic centralism. Critically analyze the relevant provisions of Constitution paving the way for the said assumption. तो हमने democratic centralism का जो principle है 1936 Constitution of USSR का उसके ऊपर तबसरा करना है, उसको critically उसका एक तनकीदी जायज़ा लेना है। So We'll start with the introduction. The 1936 कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको स्टालिन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जोसेफ स्टालिन के टाइम पे जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये 5 दिसंबर 1936 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन रहा था। इट वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर में टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आए थे। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1924 में आया था, जिसको लेनिन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन जो यूएसएसआर जिसने बुनियादी तौर पर बनाई थी, जिसका क़याम किया था, पुरानी मोनार्की जो गवर्नमेंट थी, ज़ारिस रशिया से जो जान छुड़वा के फिर रेवोल्यूशन आई और उसके बाद जब यूएसएसआर बना, तो ये जो पहला कानून था, आइन था, वो 1924 का था। उसके बाद 1936 का आइन था, जिसके ऊपर हमने तबसरा करना है। The 1936 Constitution redesigned the government of the Soviet Union, nominally granted the all manner of rights and freedoms and spelled out a number of democratic procedures. और तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एक स्पेशल कमीशन जिसमें 31 मेंबर्स थे, विच वाज चेयर्ड बाय जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जोसेफ स्टालिन। द 1936 वाज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 24 से 36 तक 12 साल के लिए रहा। उससे अगला जो आया वो 1977 में आया, जिसको ब्रेजनेव कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो स्टालिन के बाद आया, जो ब्रेजनेव के टाइम पे आया, तो इसलिए इसको ब्रेजनेव कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो 1977 तक रहा। और फिर 1989 में जो है वो यूएसएसआर की डिसोल्यूशन हो गई, तो वो भी थोड़ी देर ही रहा। तो दिस वाज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद जो यूएसएसआर के टूटने के बाद बहुत सी जो ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज थी, उन्होंने अपने आइन जो थे वो इसके ऊपर मॉडल किए, विच इज़ वेरी कॉमन कि आप जो अपने पुराना जो आपका कॉलोनियल रूलर्स कहें या ओल्ड एम्पायर्स जिससे ब्रेक अवे करते हैं, तो अक्सर उससे इंस्पायर्ड चीज़ें बनती हैं। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया ने जो ब्रिटिश मॉडल के ऊपर अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, बिकॉज दे वर अंडर द कॉलोनियल रूल। 1936 का कॉन्स्टिट्यूशन was a pivotal document that shaped the governance and political structure of the Soviet Union, and one of the central features of this constitution was the principle of democratic centralism. अब democratic centralism itself क्या है? ये दो बातें जो हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ इट थोड़ी सी मुतजाद लगती हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, अगर आप देखें, डेमोक्रेसी भी है और इसके अंदर सेंट्रलिज्म भी है। सो बुनियादी तौर पर इसका आइडिया ये है, एज अप्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसएसआर, is a concept that emphasizes a combination of democratic decision making process with centralized authority and control. के जो जमहूरी उसूल और कवानीन और कवायद और ज़वाबित हैं, जो जमहूरी प्रिंसिपल्स हैं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर लोगों का इनपुट होना चाहिए, अवाम की राय होनी चाहिए, अवाम के हकूक़ होने चाहिए, अवाम की राय, अवाम की लिबर्टीज़, राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, और उनकी नुमाइंदगी और उनके नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो हुकूमत चलाई जानी चाहिए। वो जमहूरी उसूल, मगर वो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं, उसको उस डेमोक्रेसी की को ब्रेक्स लगाई जाएंगी, या उसके गिर्द जो एक बॉक्स होगा वो सेंट्रल अथॉरिटी का होगा, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का होगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी भी होगी। ऑफ कोर्स जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका रोल होगा, और जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली उन दोनों को मिला के कुछ एलिमेंट्स डेमोक्रेसी के और कुछ कॉन्सेप्ट सेंट्रल अथॉरिटी के, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के। आपने जैसे कि देखा होगा, हमने जब मार्क्सिज्म डिस्कस किया था पोलसाई 1 के अंदर, तो यू नो कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का उसके अंदर कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि जो इनकलाब लाने के बाद कैसे जो स्टेट है वो सारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सेंट्रल, कहीं ना कहीं क्या बड़ा ऑब्वियस है कि एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी के अंदर
जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पैरामाउंट है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को जो है वो एक किस्म का जोड़ के बनाया गया है। अब ये जो 1936 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये मैंने पढ़ा तो मुझे उसके अंदर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं मिली डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की, कि फॉर्मली शायद डिफाइन किया हो आइन के अंदर तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन वो नहीं डिफाइन हुआ था। लेकिन जो बाद में आइन आया 1977 का, उसके अंदर उसके आर्टिकल 3 के अंदर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को डिफाइन किया हुआ है। तो हम उससे समझ सकते हैं कि बेसिकली वही डेफिनेशन ऑपरेटिवली चल रही थी 1936 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने सिर्फ उसको कोडिफाई नहीं किया अपने आइन के अंदर, लेकिन वो कुछ वैल्यूज थी, वो प्रिंसिपल्स थे, उसूल जो उनके जहन में थे, वही उन्होंने बाद में नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोडिफाई किए। तो हम उसकी डेफिनेशन को एज एन ऑपरेटिव डेफिनेशन के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं 36 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। आर्टिकल 3 ऑफ 77 का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोट एंड कोट द सोवियत स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फंक्शंस is organized and functions on the principle of democratic centralism, namely the electiveness of all bodies of state authority from the lowest to highest, their accountability to the people। ठीक है, पहली बात ये डेमोक्रेसी वाला एलिमेंट आ गया कि इलेक्टिव होंगी जो आपकी जितनी बॉडीज हैं नीचे से लेके ऊपर तक, कहीं ना कहीं सम फॉर्म ऑफ इलेक्शन उनके अंदर होगा। ठीक है, और वो टेक्निकली अकाउंटेबल हैं लोगों को इन प्रिंसिपल। लेकिन उसके साथ साथ एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ लोअर बॉडीज टू ऑब्जर्व द डिसीजंस of the higher ones। ठीक है, the obligations of lower bodies to observe the decisions of the higher ones का मतलब कि नीचे से ऊपर तक ग्रास रूट से एक बेसिकली आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि लोगों तक जो है आप ग्रास रूट्स तक अकाउंटेबल हैं लोगों को। अब इसमें वो कहता है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कंबाइंस सेंट्रल लीडरशिप विद लोकल इनिशिएटिव। ठीक है, कि सेंट्रल लीडरशिप जो टॉप लीडरशिप है या सेंट्रल अथॉरिटी है वो, और लोकल इनिशिएटिव यानी लोकल लेवल पे जो लोगों को आज़ादी और इनिशिएटिव लेने की पावर है वो भी मौजूद है। एंड क्रिएटिव एक्टिविटी विद लोकल इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटी एंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट बॉडी एंड ऑफिशियल फॉर द वर्क इंटरेस्टेड टू दैम, कि जो ऊपर से लेकिन जो जिम्मेदारी और काम और जो उसूल उनके लिए बनाए गए हैं उसकी भी उन्होंने पासदारी करनी है उस ज़ाब्ते की। अब बुनियादी तौर पर होता यही है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, सेंट्रल रूलर्स थे, वो उनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड था, और वो जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट की होती थी वो ओवर पावर करती थी लोकल इनिशिएटिव को, लोकल क्रिएटिव पावर को, या लोकल अकाउंटेबिलिटी को, या ग्रास रूट्स अकाउंटेबिलिटी को, या अकाउंटेबिलिटी टू पीपल को। अच्छा, अब हम उसके प्रोविजंस और फीचर्स देखते हैं कि इसमें क्या वो डेमोक्रेसी के कौन से प्रिंसिपल्स थे इस आइन के अंदर, सेंट्रलिज्म के कौन से प्रिंसिपल्स थे, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की इस आइडिया को जो हमारे जस्टिफाई कर सकें कि वाकई 1936 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो 36 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म से रिलेटेड थी और उसके अंदर डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी, वो ये थी कि उसने यूनिवर्सल सफरेज का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया यूएसएसआर में पहली दफ़ा, कि तमाम लोगों को जो है वो हक होगा वोट करने का और इलेक्शन में खड़े होने का, लोकल लेवल के जितने भी इलेक्शंस हैं और मेन इलेक्शंस हैं उनके अंदर। अब ये चीज द प्रोविजन एम टू प्रमोट द डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके कॉन्टेक्स्ट में। इसने पहली दफा उस डेमोक्रेसी वाली चीज को थोड़ा इन्हांस किया, वो इसलिए क्योंकि जो इससे पिछला कानून था, आइन था 1924 वाला, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी वोटिंग के ऊपर। ठीक है, उसमें हर कोई वोट नहीं कर सकता था। तो क्या था तब, एक लिशेंसी कैटेगरी ऑफ पीपल, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बिकॉज इट्स अ रशियन वर्ड। तो एक लिशेंसी कैटेगरी ऑफ पीपल थी जिसको अबॉलिश किया गया 1924 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कैटेगरी थी, इस कैटेगरी के लोगों को वोट करने का हक नहीं था, राइट नहीं था। तो 1936 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर ये वाली कैटेगरी ख़त्म की, अबॉलिश की ये वाली, और जो रिस्ट्रिक्शंस थी वोटिंग पे वो ख़त्म की और यूनिवर्सल डायरेक्ट सफरेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। लिशनेट्स थे क्या? दे वर डिसएनफ्रेंचाइज्ड पीपल इन सोवियत रशिया फ्रॉम 1918 to 1936. The 1918 Constitution of the Russian Soviet Republic enumerated the categories of disenfranchised people. अच्छा, उससे पहले बाय द वे 1924 में आपका यूएसएसआर का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। उससे पहले एक 1918 का कॉन्स्टिट्यूशन भी था, लेकिन 1918 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रशिया की हद तक बेसिकली
आपकी स्टेट थी, उसके बाद जो कुछ नेबरिंग दूसरी रिपब्लिक्स ऐड हुई तो वो एक फेडरेशन की शक्ल जब उसने इख्तियार की तो फिर उसको यूएसएसआर का नाम जो है दिया गया। बट 1918 वाला रेवोल्यूशन के इमीडिएटली बाद जो है वो सिर्फ रशिया के अंदर जो थी वो थी, और उसका अपना भी एक कानून था 1918 में, उसमें भी एक कैटेगरी मौजूद थी। और उसके बाद 1924 में जब नेबरिंग 2 रिपब्लिक्स मजीद ऐड हुई और यूएसएसआर बना एक फेडरेशन की शक्ल में, उसके अंदर भी ये कैटेगरी मौजूद थी। वो कौन लोग थे? पीपल हु यूज्ड हायर्ड लेबर टू obtain an increase in profit, persons who have income without doing any work such as interest from capital, receipts from property, private merchants, trade and commercial brokers, monks and clergy of all denominations, persons who were policemen or military officers before the October Revolution, persons who have been declared demented or mentally deficient persons under guardianship etc. अब आप ये देखें, ये बेसिकली चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म के उसूलों के वायलेंटली अपोज था ये निज़ाम, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म का, जो मार्क्स की फिलॉसफी में भी आपने देखा है। तो वो लोग जो सबसे बुरे लगते थे मार्क्सिस्ट को, या जो बहुत प्रो कैपिटलिस्ट उन्हें लगते थे कि यार ये इंतहाई कैपिटलिज्म मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स के डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए, डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए ये किया गया कि जो लोग खुद काम नहीं करते, हायर्ड लेबर यूज करते हैं, उनको वोट का राइट नहीं देंगे। जो इंटरेस्ट से कमाते हैं या कमर्शियल सिर्फ प्रॉपर्टी से रिसीट्स पैसे बना रहे हैं, उनको नहीं करने देंगे। जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेड और कमर्शियल ब्रोकर्स हैं बीच में फीस ले रहे हैं, कमीशन पे काम कर रहे हैं, उनको नहीं करेंगे। मॉन्क्स और क्लर्जी, क्योंकि रिलीजन के भी अगेंस्ट था कि बेसिकली जो मार्क्स का था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस वाला जो आइडिया है सारा। पर्सन्स हु आर पुलिसमैन और मिलिट्री ऑफिसर्स बिफोर अक्टूबर रेवोल्यूशन के ये जो लोग हैं, ये सारे पिछली निज़ाम के, जो पिछला कैपिटलिस्ट निज़ाम था ज़ारिस्ट रशिया का, उसके अलमबरदार हैं, उस निज़ाम का हिस्सा हैं। तो इस वजह से इन लोगों को पीनलाइज करने के लिए, और जिन लोगों को समझते थे कि मेंटली कैपेसिटी नहीं है, तो उन जो डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको। द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक्स जिनको जो थे, जो इनकलाब लेकर आए थे, दे यूज डिसइनफ्रेंचाइजमेंट यानी कि वोट का राइट ना देना as a means of repression against categories of the population that were classified as enemies of the working people, first in the Russian Soviet Federative Socialist Republic, जो कि सिर्फ रशियन फेडरेशन के अंदर थी 1918 के कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड लेटर इन द सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर आफ्टर इट्स फाउंडिंग इन 1922 थ्रू 1924 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। A person deemed to be Lishanets by Soviet authorities was subsequently stripped of their right to vote or to be elected by the enfranchised. लेकिन जो 1936 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने यूनिवर्सल सफरेज इंट्रोड्यूस की, और ये जो कैटेगरी थी ये ऑफिशियली एलिमिनेट कर दी, ये वाली कैटेगरी। तो ये एक डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल जो है वो इंश्राइन किया अपने आइन के अंदर। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन और राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 122 states that quote unquote women in the USSR are accorded equal rights with men in all spheres of economic, state, culture and social and political life. Specific measures on women included state protection of the interests of mother and child, pre-maternity and maternity leave with full pay, and the provision of maternity homes, nurseries and kindergartens. The Article 123 establishes equality of rights for all citizens irrespective of their nationality or race in all spheres of economic, state, cultural, social and political life. Advocacy of racial or national exclusiveness, hatred or contempt or restrictions of rights and privileges on account of nationality were to be punished by law. तो बुनियादी तौर पे ख़वातीन के राइट्स और वो के किसी भी रेस या नेशनैलिटी, क्योंकि यूएसएसआर में बहुत सारी नेशनैलिटीज़ थी, उसमें यूक्रेनियंस भी थे, उसमें एथनिक रशियंस भी थे, उसमें एस्टोनियंस भी थे, उसमें लैटवियंस भी थे। तो कि कोई भी किसी भी नेशनैलिटी की बेस पे किसी के या किसी रेस की बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स बिफोर द लॉ, जो कि एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया गया। इसी तरह 124 जो आर्टिकल था, इट गारंटीड फ्रीडम ऑफ रिलीजन while keeping the separation of church and state and school from church. कि स्टेट लेवल पे ये कहा गया कि स्टेट लेवल पे सेक्युलर ही रखा जाएगा, यानी चर्च और स्टेट की सेपरेशन रहेगी, और ना सिर्फ ये बल्कि स्कूल में भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। अक्सर सेक्युलर रियासतों में लाइक अमेरिका में, इंडिया में, इस तरह की बहुत सारी जो सेक्युलर रियासतें हैं वो ऊपर से सेक्युलर तो होती हैं अपनी यानी ऑफिशियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन स्कूल्स में जो प्रिडोमिनेंट रिलीजन होता है उस मुल्क का, उसकी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स
मौजूद होते हैं बड़े सिग्निफिकेंट, लेकिन चूंकि रशिया या यूएसएसआर जो था मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी के तहत ऑपरेट कर रहा था, जो कि एंटी रिलीजन था इन अ लॉट ऑफ वेज, कि रिलीजन इज बेसिकली अ टूल फॉर कैपिटलिस्ट टू इंट्रेंच देयर पावर, तो उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर इसको शामिल नहीं किया जाएगा, इस इंडोक्ट्रिनेशन की फिलॉसफी को, उनके नज़दीक जो जैसे था। स्टालिन इंक्लूडेड आर्टिकल 124 इन द फेस ऑफ स्टिफ ऑपोजिशन, यानी कि वो लोग जो बड़े हार्डकोर थे वो ये भी नहीं चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी प्रैक्टिस हो, रिलीजन पे पाबंदी रखना चाहते थे हार्डकोर मार्क्सिस्ट्स। बट ये स्टालिन ने फिर भी ये इंट्रोड्यूस करवाया, एंड इट इवेंचुअली लेड टू हिज रिप्रोचमेंट विद द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च बिफोर एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके साथ जो उनकी नेशनल रिलीजन या सबसे ज़्यादा वाइडली जो वहाँ पे प्रैक्टिस होता है, क्योंकि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर आपकी जो रोमन कैथोलिक चर्च हैं या जो प्रोटेस्टेंट्स हैं या चर्च ऑफ इंग्लैंड है, ऑफ कोर्स उनसे बहुत फ़र्क है। The new constitution re-enfranchised certain religious people who had been specifically disenfranchised under the previous constitution, तो ये representational rights भी दी गई। Article 125 of the constitution guaranteed freedom of speech of the press and freedom of assembly। freedom of speech भी दी गई, freedom of press भी दी गई, freedom of assembly भी दी गई, but these rights were circumscribed elsewhere। तो so the erstwhile freedom of press ostensibly guaranteed by the article 125 held that कि ये इन पे ना लिमिटेशंस थी, ये एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड राइट्स नहीं थे जो कि ज़्यादातर आइनों में होते हैं, लेकिन जो क्वालिफिकेशंस दी गई ना, लिमिटेशंस प्लेस की गई, वो बड़ी भारी थी कि बिफोर दीज फ्रीडम्स कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी प्रपोज्ड राइटिंग और असेंबली must be approved by a censor or a licensing bureau in order that the censorship body shall be able to exercise the ideological leadership। यानी कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस असेंबली दी है, लेकिन उसमें लिमिटेशन ये है कि आपने असेंबली कोई करने से पहले, कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले, प्रेस में कुछ छापने से पहले, कुछ लिखने से पहले, अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करने से पहले जो स्पेशल बॉडीज बनाई गई थी, लाइसेंसिंग ब्यूरोज बनाए गए थे, उनसे इजाजत लेनी होगी, उनको बताना होगा कि हम ये लिखने लगे हैं तो ये ठीक है कि नहीं, ताकि एक आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो है ना वो पार्टी की रहे। दिस ऑल्सो रिलेट्स टू हाउ आप कह सकते हैं कि पूरा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का इसके अंदर भी हमें झलक नजर आ रही है कि डेमोक्रेसी का एलिमेंट तो मौजूद है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, लेकिन सेंट्रलिज्म भी है इसके अंदर के सेंट्रल अथॉरिटी के जो स्टालिन और स्टालिन की जो रूलिंग पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके जो नज़रियात हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, उसको कोई नैरेटिव चैलेंज करने वाला ना हो, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी वो भी मेंटेन रखें। तो ये बेसिकली बस थीरी में ही थे ये वाले राइट्स एक्चुअली, बिकॉज नोबडी वाज एबल टू क्रिटिसाइज स्टालिन और the ruling party। Popular initiative, the constitution also included mechanisms for popular initiative, enabling citizens to propose laws and policies। This provision aimed to empower the masses and enhance their participation in shaping the direction of the country। फिर जो सेंट्रल, तो ये सारे अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं ये डेमोक्रेसी वाले एलिमेंट के साथ ज़्यादा रिलेट करते थे डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के। अब सेंट्रलाइज अथॉरिटी से ये था कि while the constitutions highlighted democratic elements, it also emphasized centralized authority। It established the supremacy of the Communist Party, which held the leading role in the state and society। The provisions concentrated power in the hands of the party, limiting the effectiveness of democratic decision-making process। The 1936 Constitution specifically mentioned the role of the ruling All-Union Communist Party for the first time। Article 126 stated that the party was the vanguard of the working people in their struggle to strengthen and develop the socialist system and representing the leading core of all organizations of the working people, both public and state। The provision was used to justify banning all other parties from functioning in the Soviet Union and legalizing the one-party state। तो basically constitution ने बड़ा explicit तौर पे कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ही वैनगार्ड पार्टी है, लीडरशिप है उसके पास तमाम वर्किंग पीपल को रिप्रेजेंट करने की, एंड चूंकि ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी पे, तो कम्युनिस्ट पार्टी इज द पार्टी या द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न दिस कंट्री। तो इस ग्राउंड्स के ऊपर और इस जस्टिफिकेशन के ऊपर जो है जितनी भी दूसरी सियासी जमातें थीं उनको जो है वो बैन किया गया और सिर्फ वन पार्टी रूल जो है उसको ऑथराइज किया गया। द सुप्रीम सोवियत एक्टेड एज द लेजिस्लेटिव बॉडी। जो सुप्रीम सोवियत बेसिकली उनकी पार्लियामेंट थी, आप इस तरीके से समझें। और जो 1924 का कानून जो आइन था उसके अंदर ये यूनिकैमरल थी, सिर्फ एक हाउस था, लेकिन जो 1936 का ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें 2 हाउसेस थे, 2 ऐड किए गए थे।
इट कंटेन 2 चेंबर, द सोवियत ऑफ द यूनियन एंड द सोवियत ऑफ नेशनैलिटीज। ये अपर हाउस था और ये लोअर हाउस था। मोस्ट अथॉरिटी वॉज लेकिन इन रियलिटी अब ये भी एक डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि आपकी एक पार्लियामेंट हो, एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इलेक्टेड बॉडी हो, लेकिन और उसके अंदर अगर आप एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन को बाइकेमरल होना चाहिए। तो वो भी इन्होंने प्रिंसिपल 1936 कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा किया, क्योंकि रशिया एक फेडरेशन था, बाइकेमरल लेजिस्लेचर के साथ बन गया। सोवियत ऑफ द यूनियन और सोवियत ऑफ नेशनैलिटीज 2 हाउसेस बन गए। लेकिन कैच ये था कि इस डेमोक्रेसी के साथ साथ इसके अंदर भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म यहां भी चल रहा था। जो असल अथॉरिटी थी वॉज प्रैक्टिकली वेस्टेड इन द प्रेसिडियम ऑफ द सुप्रीम सोवियत, यानी पार्लियामेंट का एक प्रेसिडियम था जिसके अंदर एक देयर वर अ फ्यू मेंबर्स, यानी शॉर्टर कमेटी टाइप कह दें उसे, which exercise the full powers of the Supreme Soviet between sessions and had the right to interpret laws। तो जब पार्लियामेंट का सेशन, यानी उनकी सुप्रीम सोवियत का सेशन नहीं हो रहा होता था और इंपॉर्टेंट मैटर्स डिसाइड करने होते थे, तो आइन ये नहीं कहता था कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुला लें, वो ये कहते थे प्रेसिडियम के पास वो तमाम इख्तियारात आ जाएंगे जो उनके पास हैं, पार्लियामेंट के पास हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये पार्लियामेंट है, एक पार्लियामेंट फंक्शनिंग है, और आप कह रहे हैं कि ये ना, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर आता है तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जाए। अगर पार्लियामेंट ऑलरेडी का इजलास तलब नहीं हुआ हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर एक छोटी सी कमेटी होगी जिसमें ऑफ कोर्स सारे कम्युनिस्ट पार्टी के मेन मेंबरान या इंपॉर्टेंट स्टेलिन के क्लोज सारे मेंबर्स हैं, उनके पास ये टोटल इख्तियार होगा कि वो तमाम इख्तियार जो पूरी पार्लियामेंट के पास है वो उन चंद लोगों में वेस्टेड होंगे, और साथ साथ उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो इंटरप्रेट करेंगे लॉज को जो पार्लियामेंट पास कर रही है, सुप्रीम सोवियत पास कर रही है। तो जो जुडिशरी वाला रोल भी टेक्निकली उनके पास आ गया। तो अब आप देखें, वो प्रेसिडियम में वो जो टॉप लोग थे वो टेक्निकली एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो लेजिस्लेचर का रोल भी प्ले कर रहे हैं, वो जुडिशरी का रोल भी प्ले कर रहे हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द प्रेसिडियम हेल्ड टुवर्ड्स द सुप्रीम सोवियत वाज वन ऑफ फॉर्मेलिटी and the Supreme Soviet served as a rubber stamp for the policies and legislation of the Presidium। तो basically Presidium theoretically तो answerable थी पार्लियामेंट को, लेकिन एक्चुअली में Presidium all powerful थी और वो उसको जो है जवाब दे नहीं थे।